नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 है। देखिए, पानी संचयन। पानी संचयन अर्थात पानी की हम बचत किस तरह से करते हैं, तो पानी संचयन इस पाठ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पानी संचयन में किस तरह से इसमें जानकारी हमें दी गई है। अंतर्गत सबसे पहले हमें पुस्तक में दिया गया है कि करके देखो, और हमें वो करके देखना है। तो चित्र देखिए, एक बालिका है, एक लड़की है जो झारा ली है, झारे में पानी है और मिट्टी पर पानी ये डाल रही है। तो इस तरह से कृति हमें करना है, और ये करने के बाद क्या क्या अनुभव हमें प्राप्त होता है, तो उससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो करके देखो में देखिए क्या दिया गया है कि अपने आंगन में पत्थर तथा मिट्टी का एक छोटा सा ढेर या टीला तैयार करो। इस टीले पर हजारे से इस प्रकार पानी डालो। हजारे मतलब ये पानी देने का जो ये साधन है, केतली के जैसा है, इसको हजारा बोलते हैं या झारी भी बोलते हैं। इससे पानी देना है। और देखिए क्या करना है, इस टीले पर हजारे से इस प्रकार पानी डालो जैसे कि इस टीले पर वर्षा हो रही है। अब नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर निरीक्षण करना है। एक कृति करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, आपको इन मुद्दों के आधार पर निरीक्षण करना है। पहला निरीक्षण देखिए, पहला प्रश्न है ये सब कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है। तो आपको जानकारी होगी, पानी आप ऊपर से डाल रहे हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। अधिक ढाल पर पानी कैसे बहता है, अधिक ढाल पे पानी जल्दी से बह जाएगा। कम ढाल पर पानी कैसे बहता है, कम ढाल पे पानी धीरे धीरे बहेगा। पत्थरों द्वारा रुकावट आने के स्थान पर क्या होता है, पत्थरों द्वारा रुकावट आने के स्थान पे क्या होगा, पानी जो है रुक जाएगा। और आप निरीक्षण करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी क्या क्या होता है। कौन से भाग में गड्ढे तैयार होते हैं, पानी के बहने की दिशा में कब परिवर्तन होता है। तो ये सारे इस कृति को करने के बाद ये सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और कौन कौन से प्रश्न हैं उसको देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अब टीले पर पानी डालना हमें बंद कर देना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुनः निरीक्षण करना है। ये पहला निरीक्षण तो हमने पानी को डालते हुए किया। अब दूसरा निरीक्षण हमें कब करना है कि पानी को डालना बंद कर देना है। तो पानी को डालने के बंद करने के बाद क्या क्या होता है, ये हमें अब निरीक्षण करना है। तो देखिए, पानी डालना बंद करने पर टीला तुरंत क्यों सूख जाता है। क्यों सूखता है बच्चों, क्योंकि पानी तो सारा नीचे बह गया, तो टीला सूख जाएगा अपने आप ही। गीले टीले को सूखने में कितना समय लगता है, वो तो पानी की तरावट, कितनी तरावट उस मिट्टी में हुई है उसके हिसाब से उसको सूखने में समय लगेगा। अगला प्रश्न है, टीले का कौन सा भाग शीघ्र सूखता है। तो आप देखेंगे टीले का ऊपरी भाग जो है शीघ्र जल्दी सूखेगा, क्योंकि वहाँ से पानी बह करके नीचे चला जाएगा। किस भाग को सूखने में देर लगता है, जो नीचे वाला भाग रहेगा उसे सूखने में, ये नीचे वाले भाग को सूखने में देर लगेगा। सूखने में देर क्यों लगती है, अब सूखने में देर क्यों लगती है, क्योंकि ऊपर से सारा पानी जो है बहते हुए नीचे आएगा, इसलिए नीचे वाले भाग को सूखने में देर लगेगी और ऊपर वाला भाग जो है जल्दी सूख जाएगा। तो ये तो हमने निरीक्षण करके देखा कि निरीक्षण करने पर हमें ये सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न इसके अंतर्गत निर्माण होते हैं। तो देखिए, अब हम आगे इसका वाचन हम करते हैं।
तो बच्चों, निरीक्षण करने के बाद ध्यान में ऐसा आएगा कि वर्षा से मिलने वाला कुछ पानी जमीन पर बहता है, कुछ पानी जमीन में रिस जाता है। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है। वर्षा प्रायः 3 से 4 माह होती है। हम लोग तथा सभी सजीव पूरे वर्ष भर इसी पानी का उपयोग करते हैं, अर्थात जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने की जो वर्षा होती है उसी पानी पर हम पीने की व्यवस्था करते हैं। यदि हम पानी का संचयन नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पानी का संचयन करना पड़ता है, पानी का उपयोग किफ़ायत के साथ करना पड़ता है। आओ हम पानी संचयन की नवीनतम विधियों को जानते हैं कि पानी संचयन करने की कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहले हम पुरातन जल भंडार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पहले ज़माने में किस तरह से पानी का संचयन करते थे। तो बच्चों, हमारे राज्य में पुरातन काल में पानी संचयन की कई विधियां प्रचलित थीं। अब उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु उनके अवशेष सब जगह दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ तो अत्यंत सुंदर हैं। कुछ जल भंडारों का पानी कभी भी सूखता नहीं। तो सबसे पहले हम कुआं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये कुआं का चित्र है और वर्षा का कुछ पानी रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। तो पुरातन जो जूनी पद्धति से पानी को कुएं के अंदर क्या है सुरक्षित जल भंडारण का ये पुराना पहला हमने देखा कुआं। अब दूसरा देखते हैं कीलों के तालाब और टंकियाँ। पहले लोग कीलों पर रहते थे, उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। कीलों पर तालाब होते थे, साथ ही पत्थरों में खनी पानी की टंकी भी होती थी। तो कीलों के ऊपर क्या करते थे, इस तरह से पानी की टंकी और तालाब बना के रखते थे। तो उस टंकियों में पानी को सुरक्षित रखते थे। तीसरा देखिए, कुइयाँ, छोटा कुआं जिसे कहते हैं। पानी का पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय कुइयाँ खोदी जाती थीं। इनका घेरा कम होता था। डोरी से बंधी हुई डोलची को कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। सांगली जिले में, ये देखिए जो चित्र दिया गया है, ये शिवनेरी किले का तालाब है। तो शिवनेरी किला शिवाजी के समय था, उस समय वहाँ पर तालाब बना हुआ था। और एक कुइयाँ जो है, छोटी कुइयाँ का चित्र है। तो देखिए, सांगली जिले में आटपाड़ी नामक एक गांव है। इस गांव में पहले प्रत्येक बाड़ी बस्ती में कुइयाँ, छोटा कुआं था। इन कुइयों में पूरे वर्ष भर पानी रहता था। समयानंतर में इस गांव में नल द्वारा पानी की आपूर्ति होने लगी। इसके बाद कुइयों का उपयोग, पहला हमने देखा कि कीलों के तालाब और टंकियाँ। अब दूसरा हम देखते हैं, तीसरा देखते हैं कुइयाँ, जिसको छोटा कुआं कहते हैं। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय कुइयाँ खोदी जाती थीं। इनका घेरा कम होता था। डोरी से बनी हुई डोलची को कुइयों में डालकर पानी निकाला जाता था। यह देखिए छोटी कुइयाँ हैं, जिसको कुइयाँ या छोटा कुआं कहते थे। सांगली जिले में आटपाड़ी नामक एक गांव है। इस गांव में पहले प्रत्येक बाड़ी या बस्ती में कुइयाँ या छोटा कुआं था। इन कुइयों में पूरे वर्ष भर पानी रहता था। समयानंतर में इस गांव में नल द्वारा पानी की आपूर्ति होने लगी। इसके बाद कुइयों का उपयोग बंद हो गया।
उन सभी को पाट कर बंद किया गया। अब उस गांव में बहुत ही कम कुइयाँ बची हैं। बहुत से गांवों में ऐसा ही हुआ है। क्या किया लोगों ने, इन छोटी कुइयों को बंद कर दिया और ये पुराने पानी के साधन को लोगों ने बंद करके नल आपूर्ति के साधन को अपना लिया है। और चौथा देखते हैं नदी तथा मेड़। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर अथवा मिट्टी से मेड़े, जिसको धुस बनाई जाती थी, धुस अर्थात बांध बनाए जाते थे, मेड़ अर्थात बांध बनाए जाते थे। और पांचवा देखिए पुराने तालाब। ये जो चित्र दिया गया है ये नदी पर निर्मित मेड़ है, जैसे मेड़ बांध दिए या बांध बांध देते थे। आगे देखते हैं ये चित्र जो है नासिक जिले के चांदवड़ का एक तालाब है। और पुराने तालाब के बारे में देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा जिस क्षेत्र में बड़ी नदी ना हो वहाँ पहले तालाब निर्मित किए जाते थे। इनके निर्माण में पत्थर तथा चूने का उपयोग किया जाता था। और छठा देखिए पुरानी विधि में पुराने हौज, जिसे कुंड कहते थे। ये सब जितनी है ये पानी को संचयन करने की ये सारे पुरानी विधियाँ हैं। पुराने हौज या कुंड कहते थे। प्राचीन काल में पानी का संचयन करने के लिए हौज या कुंड का उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल के बड़े शहरों में ऐसे हौज हैं। उनमें से कुछ आज भी उपयोग में हैं। क्या हमारे शहर में पानी का संचयन करने वाली ऐसी पुरानी व्यवस्था है? इसका हमें क्या करना है, पता लगाना पड़ेगा। क्या ऐसी हौज हैं? ये देखिए औरंगाबाद शहर का ये हौज है, जिसके अंदर पानी को संचयन करके रखा जाता है। तो ये जो हमने ये पढ़ा है ये पुरातत्व पानी संचयन करने की ये विधियां हैं। देखते हैं अगला मुद्दा है। देखिए अब क्या करना चाहिए। तो एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। देखिए सावनी और अमेय के घर में नल से पानी आता है, इसलिए पूर्व काल से उपयोग में लाई जाने वाली घर की कुइयाँ के पानी का उपयोग नहीं किया जाता। इस कारण दादी बहुत चिढ़ गई हैं। दादी की चिढ़ दूर करने के लिए क्या सावनी और अमेय कुइयाँ के पानी का उपयोग फिर से कर सकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका उपयोग को देखते हुए कि अमेय और सावनी को क्या करना चाहिए, कुइयाँ के पानी का उपयोग तो करना ही चाहिए क्योंकि नल का पानी आ रहा है, परंतु ये कुइयाँ को सुरक्षित रखने के लिए और उसके पानी के स्रोत को बनाए रखने के लिए कुइयाँ के पानी का भी उपयोग करना चाहिए। आगे हम देखते हैं पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाएं। तो ये देखिए बांध है, इस बांध को बना करके इस पानी को यहाँ रोका गया है। ये पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाएं हैं कि नदियों और बड़े बड़े तालाबों पर बांध बना करके पानी को रोका जाता है। आगे हम देखते हैं कि पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाओं में से प्रमुख व्यवस्था बांध है। बांध के निर्माण द्वारा पानी का अधिक मात्रा में संचय होने लगा है। अधिक पानी मिलने के कारण फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी, महानगरों की संख्या बढ़ गई और कारखाने खड़े किए जा सके, विद्युत उत्पादन भी संभव हुआ। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, एलदरी जैसे अनेक बड़े बांध हैं। तो बच्चों महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, एलदरी जैसे अनेक बड़े बांध हैं। ये बांध वास्तव में कहाँ हैं, उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक के राज्य के प्राकृतिक मानचित्र में हमें खोज करके इनकी जानकारी प्राप्त करना होगा। अब देखते हैं दूसरी विधि है बेधन कुएं। जमीन के अंदर के पानी का उपयोग करने के लिए पहले कुएं और कुइयाँ खोदी जाती थी।
परंतु उनमें भी अधिक गहराई वाली पानी का उपयोग करना संभव नहीं था। बिजली का उपयोग प्रारंभ होने पर पंप द्वारा अधिक गहराई में स्थित पानी उलीचा जा सकता है, यानी उस पानी को निकाला जा सकता है। इसलिए अब बेधन कुएं अर्थात बोरवेल खोदे जाने लगे हैं। ये कुएं बहुत गहरे होते हैं परंतु उनका घेरा बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरह से पानी का उपयोग हमें किया जाता है। आगे देखिए, हमें यहाँ दिया गया है एक चित्र बना करके, थोड़ा सोचो। तो सोचने के लिए क्या देखिए दिया गया है पुस्तक में, तुम जहाँ रहते हो क्या उस क्षेत्र में पानी के संचय की पुरानी विधियाँ हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना है। अब ऐसे पानी का उपयोग कैसे किया जा सकेगा, इस पर सोचना है आपको। नदियों, बांधों, कुओं और तालाबों इत्यादि जल भंडारों को पानी कहाँ से मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो बच्चों, नदियों, बांधों, कुओं और तालाबों इत्यादि ये जल भंडारों को पानी जो है वर्षा से ही प्राप्त होता है। बरसात का पानी ही इसमें एकत्रित होता है। आगे हम देखते हैं कुछ मुद्दा और है। प्याऊ है, जिसे देखिए यहाँ प्याऊ के बारे में क्या जानकारी पुस्तक में दी गई है। घर के बाहर जाने वालों को प्यास लगने पर पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ स्थानों पर मिट्टी के बड़े घड़ों जिसको कमोरी बोलते हैं, कमोरों अथवा माध्यम आकार वाले घड़ों में पानी भरकर पीने के पानी की सुविधा की जाती है, जिसके मटका भी बोलते हैं। इसे प्याऊ या पौसला कहते हैं। इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाता। कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसे प्याऊ शुरू करते हैं। इनमें लोगों को पीने के लिए पानी, पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। विशेष रूप गर्मी के मौसम में इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अंतिम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला बनवाते समय निम्नानुसार सूचित किया था। तो शिवाजी महाराज ने क्या सूचना दिया था जब किला बनवा रहे थे? तो गढ़ पर पहले उदक अर्थात पानी होता है की उपलब्धता देखकर ही किले का निर्माण किया जाए। पानी ना हो और उस स्थान पर यदि किले का निर्माण करना आवश्यक हो तो पहले चट्टान तोड़कर तालाब बनाएं। गढ़ पर झरने भी हैं जिसमें पानी की आवश्यकता पूरी होती है, तो भी केवल उतने में निश्चित ना हो। इसके लिए वैसे स्थान पर संचित पानी के रूप में 2-4 तालाब निर्मित करें। उनका पानी खर्च ना होने दे। गढ़ के पानी को बहुत जतन से सहेज कर रखें। तो ये पुराने समय में शिवाजी महाराज ने किलों को बनवाते समय ये सब सूचनाएं सूचित किया था कि गढ़ पर पहले पानी, उदक या पानी की उपलब्धता देखकर ही किले को बनाया जाए। यदि पानी नहीं रहेगा, कहते हैं जल ही जीवन है, तो पानी ना हो तो उस स्थान पर किला बनाना बेकार है। तो शिवाजी महाराज ने पानी की उपलब्धता के लिए ही ये सब सूचना दी थी कि पहले चट्टान तोड़कर क्या करें, तालाब बनाएं। गढ़ पर झरने भी हो जिसमें पानी की आवश्यकता पूरी होती है, तो केवल उतने में ही निश्चित ना हो। इसके लिए वैसे स्थान पर संचित पानी के रूप में 2-4 तालाब निर्मित करें। उसका पानी खर्च ना होने दें। तो गढ़ के पानी को बहुत जतन से सहेज कर रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें पानी संचयन की पुरानी तथा नई विधियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। कहते हैं कि पानी कभी बासी नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पानी संचयन की पुरानी तथा नई विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए तथा मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।